हेलो स्टूडेंट, मैं पुनः संतोष कुमार तिवारी आपके सामने बीएड सेकेंडरी क्लास लेकर उपस्थित हूं। और पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से आवश्यकता अनुसार शैक्षिक प्रबंध तंत्र प्रचार की नियुक्ति करता है और किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखकर किन किन चीज़ों की आवश्यकता को समझकर प्रचार की भूमिका बनाई जाती है और प्रचार की नियुक्ति की जाती है। आज अब आपका हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर की समाप्ति के बाद ये थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर में जो आज का टॉपिक है वो है नैतिकता, मोरालिटी। तो आपने बहुत सुना होगा कि नैतिकता के विषय में, नैतिक नियम का पालन करो, नैतिकता के साथ बोलो, नैतिकता क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोग नैतिकता के बारे में बात करते हैं, पर नैतिकता वास्तव में है क्या? भाई देखिए, मोरालिटी, नैतिकता। तो नैतिकता वास्तव में मनुष्य का व्यवहार ही नैतिकता है। यानी मनुष्य जो व्यवहार को करता है या जिस व्यवहार के साथ समाज में समायोजन करता है उसे ही नैतिकता कहते हैं। अब उसमें भी वर्गीकरण है, उसमें भी कई प्रकार के नैतिक नियम हैं। तो आज हम उन्हीं नैतिक नियमों के विषय में आपको बताएंगे और आशा करते हैं कि आप शांतिपूर्वक इस क्लास को समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा के क्षेत्र में ये जो आज का टॉपिक है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। क्योंकि जब तक आपको नैतिक ज्ञान नहीं होगा आपकी सारी डिग्रियां व्यर्थ हैं। क्योंकि इस समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए मोरालिटी बहुत ही जरूरी है। बिना मोरालिटी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो इन द सेंस कि आप अपने घर में भी अपने आप को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर मोरालिटी या नैतिकता नहीं होगी। तो आज हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे कि नैतिकता है क्या। इस ब्लैक बोर्ड पे वो सब चीजें हैं जो आप नित्य रोज फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं उन बिंदुओं से रोज दो चार होते हैं। तो नैतिकता भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो सामाजिक नियम ही नैतिक नियम है। जो समाज नियम बनाता है वही नैतिक नियम है और उन नैतिक नियमों के अनुसार जब लोग चलते हैं तो लोग कहते हैं नैतिक नियम का पालन कर रहा है, यह आदमी नैतिक है, यानी इसके अंदर नैतिकता विद्यमान है। अर्थात विद्यालय समाज का एक लघु रूप है और इसके माध्यम से शिक्षा संबंधित नियम बनाए जाते हैं और इनका पालन जो छात्र करता है वह नैतिक कहलाता है। यानी विद्यालय में जो नियम बनाए जाते हैं, भाई नियम क्यों बनाए जाते हैं? आप ये समझिए कि हमारी संस्कृति ही हमें नैतिक बनाती है। अब संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है नियम के अनुसार चलायमान करना। तो जब हम किसी संस्कृति की फॉलो करते हैं, उसके नियमों को समझते हैं, उसके नियमों के अनुसार चलते हैं, तो कहीं ना कहीं नैतिकता की तरफ अग्रसर होते हैं। आज अगर हम सुबह उठकर मंजन करते हैं, सुबह उठकर नहाते हैं, सुबह उठकर पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नैतिक नियम है। बहुत से लोग ऐसे जो उठते उठते अपना चाय पी लेते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर मंजन किया नहीं किया, नहाया नहीं किया, नहाया तो लोग हफ्ता 10 दिन में नहाते हैं। तो अगर देखा जाए कि वो नैतिक नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर सोचना है। लेकिन समाज में जो नियम बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं और कहीं ना कहीं समाज में रहकर लोग इसीलिए उन व्यक्तियों को क्लासिफाइड करते रहते हैं। आप अगर मित्र 4 मित्र हैं, 5 मित्र हैं,
तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व रूप से आपको पहचाना जाता है। और जब कहीं बातें होती, चर्चा होती है, तो इस बात पे ध्यान दिया जाता है, तो कहता फला व्यक्ति यार इस नेचर का है, वो उसका नेचर ठीक लगता है। तो क्या उसका नेचर गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है। लेकिन रीजन क्या है कि आपको लगता है कि वो जो नियम बनाए गए हैं, नैतिक नियम, उसका वो उसको फॉलो करता है, तो उसके अंदर नैतिकता विद्यमान है, पर आप उसको इस बात की संज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन अच्छे बुरे का मापदंड आप कहीं ना कहीं इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि फला व्यक्ति फला से श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है, कहीं ना कहीं मोरालिटी का पालन करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो समाज में नैतिकता इसीलिए बनाई गई है। और जिस व्यक्ति के पास जितना चरित्र बल होगा, जिस व्यक्ति के पास जितना अच्छा चरित्र बल होगा, वह उतना ही दृढ़ता के साथ नैतिकता का पालन करेगा। यानी पहली चीज सुन लीजिए आप कि आदमी का चरित्र साफ होना चाहिए, और जब उसका चरित्र साफ होगा तो उतनी ही दृढ़ता के साथ नैतिकता का वो पालन करेगा, नैतिक नियमों का पालन करेगा। तो जो नैतिक नियम है वह कहीं ना कहीं दो भागों में बटा हुआ है, नैतिक और नैतिकता। नैतिक कह सकते हैं कहीं ना कहीं आंतरिक बल है, यानी अंदर से जो नैतिकता है वह मूल्यों पर आधारित है। और नैतिक रूप जो है कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों के अंदर विद्यमान रहता है। मूल्य जो होते हैं वो आंतरिक होते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मूल्य के साथ जन्म लेता है, और वाह के रूप में नैतिकता होती है। यानी नैतिकता का पालन हम वाह दबाव के कारण करते हैं। वाह दबाव यानी नियम, भाई नियम एक प्रकार से दबाव ही तो है कि उस दबाव के अंडर में हम काम करने के लिए विवश होते हैं। लेकिन जब हमारा चरित्र उज्ज्वल होता है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि वो दबाव मेरे ऊपर है। हमें लगता है कि हमें इस काम को इस नियम के अनुसार करना चाहिए जो समाज और संस्कृति के अनुसार है। लेकिन जब हम वह नियम के बारे में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं दबाव महसूस करते हैं, क्योंकि मेरा चरित्र श्रेष्ठ या बलवान नहीं होता। तो समय के साथ साथ हम कह सकते हैं कि कभी ना कभी परिभाषाएं जो हैं वो बदलती रहती हैं। तो पहले अब में अंतर है। पहले जो नैतिकता नियम थी वो शक्ति थी, यानी शक्ति को श्रेष्ठ माना जाता था। यानी जिसके पास शक्ति थी वह संघर्ष करता था, और संघर्ष करने के उपरांत जो जीतता था वह इस समाज में रहने योग्य माना जाता था। ये उस समय का नैतिक नियम था। पर आज के नैतिक नियम बदल गए हैं। आज के नैतिक नियम क्या है? सहयोग की भावना हो गई है। लोग एक दूसरे का समन्वय स्थापित करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से व्यवहारिक संबंध रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो असमर्थ व्यक्ति था, जो दुर्बल व्यक्ति था, जिसका लोग परिहास करते थे, लोग कुचल देते थे, तो कहीं ना कहीं वो दुर्बल व्यक्ति भी उन सभी व्यक्तियों में सम्मिलित हो गया। तो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्य पहले की अपेक्षा अब क्या हो गए? बदल गए। यानी उसको भी इस समुदाय और संसार के में रहने योग्य माना जाने लगा। यानी पहले बल का प्रयोग होता था, बल का नियम था, तो वो भी एक नैतिक नियम था। पर अब आज के समय में नैतिक नियम क्या है? बदल गए हैं, व्यवहारिक हो गए हैं। और कहीं ना कहीं मोरालिटी इसी पर निर्भर है कि हम किसके साथ कितने सहयोग की भावना से, समन्वय की भावना से कितने लोगों को व्यवहारशील होकर साथ में लेकर चल रहे हैं, और इस समाज रूपी नियम और धर्म रूपी नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका बताने का मूल अर्थ यही है कि व्यक्ति को अपना चरित्र मजबूत रखना चाहिए, और जब उसका चरित्र मजबूत होगा तो कहीं भी अपने आप को प्रतिस्थापित कर लेगा वो, फिर उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी बात को बताने के लिए मैंने आपको आज ये टॉपिक चुना है, क्योंकि नैतिकता आदि की संज्ञा देना ये तो कॉमन चीज है। लेकिन नैतिकता से तात्पर्य क्या है कि समाज रूपी, धर्म रूपी जो भी नियम है
उनका पालन करना ही नैतिकता है। नैतिकता में उन सभी सिद्धांतों का समावेश होता है जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, अर्थात जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे और ये समझते हैं कि नैतिकता यानी मोरालिटी। तो सबसे पहले आते हैं नैतिकता। तो देखिए आप, सहयोग की भावना होती है, धर्म होता है, नियम होता है, ईमानदारी होती है, सहिष्णुता होती है, सहयोग की भावना होती है, तब कहीं जाकर नैतिकता बनती है। और भी इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें इसमें आ सकती हैं, लेकिन जो जी कॉमन है उसको मैंने रखा। तो सहयोग की भावना से तात्पर्य क्या है? जब हम सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ तो कहीं ना कहीं वैमनस्यता कम ही होगी। आज के समय वैमनस्यता ही सबसे ज़्यादा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब सहयोग की भावना होगी तो कहीं ना कहीं वैमनस्यता उसके अंदर नहीं होगी। सेकंड चीज, धर्म। आज हम धर्म को लेकर लड़ रहे हैं, फलाना धर्म, ढिमका धर्म, ये धर्म, वो धर्म, वो धर्म। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरा धर्म श्रेष्ठ है तो हमारे धर्म के साथ साथ दूसरे मजहब के लोग के धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भी अपने धर्म के अनुसार अपने नियमों का पालन कर रहे हैं और हम भी अपने धर्म के अनुसार नियमों का पालन कर रहे हैं। इसलिए हमारा कहीं भी राइट नहीं बनता कि हम दूसरे के धर्म के बीच में इंटरफियर करें या किसी प्रकार का हस्तक्षेप करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियम। तो नियम होते हैं समाज को चलाने के लिए, दबाव नहीं होता है, नियम के अनुसार किसी कार्य को किया जाता है। और जब नियम के अनुसार किसी काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए विकास के द्वार भी हम खुद खोलते हैं। और नियम इसीलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि दूसरों व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। सड़क पर बाएं तरफ इसीलिए चला जाता है कि जो लोग इधर चल रहे हैं वो बाएं चलेंगे। अगर हम दूसरे साइड में घुसेंगे तो दूसरा वाला आगे हमको टक्कर मार देगा, गिर जाएंगे, फिर हम उससे लड़ाई करेंगे। नियम इसीलिए बनाए गए हैं कि आप अपनी तरफ चलिए, मैं अपने तरफ चलूं। नेक्स्ट है ईमानदारी, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अगर व्यक्ति को अपने आप को प्रतिस्थापित करना है इस समाज में तो ईमानदारी के साथ ही रहेगा। सहिष्णुता यानी धर्म के विशेष में किसी बीच में इंटरफेयर नहीं करना। सभी धर्म के लोग, सभी धर्म श्रेष्ठ है हमारे धर्म के साथ साथ। और लास्ट पॉइंट है सहयोग। फिर आते हैं यानी हर तरह से सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो परिभाषा ले लेते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार। धार्मिक नियम नैतिक नियम है और इनका पालन करना नैतिकता है। यानी जो धर्म के द्वारा नियम बनाए जाते हैं, जो धर्म को फॉलो करने के लिए कहता है वो नैतिक नियम है और उसका जो पालन करता है वो नैतिकता कहलाता है। यानी कि समाज में सबका धर्म और सभी प्रकार के धर्म नैतिक नियम का पालन करना सिखाते हैं और धर्म कहीं ना कहीं से व्यक्ति को मजबूत करना सिखाता है। हार्वर्ड ने कहा था कि नैतिकता मनुष्य द्वारा उसके साथियों के प्रति व्यवहार का चित्रण है। बहुत सही बात उन्होंने कही है कि नैतिकता मनुष्य द्वारा उसके साथियों के प्रति व्यवहार का चित्रण है। यानी एक आदर्श स्थिति या एक आदर्श को स्थापित करता है या एक आदर्श को प्रस्तुत करता है, एक मॉडल को प्रस्तुत करता है। जब समूह होता है हमारे बीच, जब शिक्षकों का समूह होता है या छात्रों के बीच छात्रों का समूह होता है तो उनमें से इस बात का ध्यान रखा जाता है या दिया भी जाता है कि उन सभी छात्रों में फला जो छात्र है वो ज़्यादा नैतिकतावाद है। ये नहीं कि सब अनैतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सबसे वह सारे नियमों का पालन कायदे से करता है और कहीं ना कहीं उन समुदाय, उन छात्रों के बीच एक मॉडल या एक आदर्श प्रस्तुत करने का काम करता है। यानी एक प्रकार का चित्रण होता है कि फला व्यक्ति उस चीज को प्रस्तुत कर रहा है, यानी चित्रण के रूप में उसको दर्शाता है। आगे बात समझना। अब आते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी किस तरह से हम कह सकते हैं कि फला व्यक्ति शिष्ट है। तो शिष्टाचार या सदाचार या सद्व्यवहार एक तरह से पर्यायवाची हो सकते हैं शब्द। सद्व्यवहार लाने के लिए कुछ नियम होते हैं और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।
तभी बालक शिष्टाचारी हो सकता है या सभ्य हो सकता है। तो विद्यालय में शिष्टाचार के गुणों का विकास किया जाना चाहिए, ताकि न वह केवल कक्षा तक हो, विद्यालय तक हो, बल्कि समाज तक हो, और समाज के साथ साथ राज्य तक हो, और राज्य के साथ साथ राष्ट्र तक हो। यानी शिष्टाचार का विकास विद्यालय में होना चाहिए, और विद्यालय परिसर को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं सदाचार के नियमों का छाप वह छात्र छोड़ सके, और छात्रों को शिष्टाचार संबंधी नियमों का पालन करना विद्यालय को सिखाया जाना चाहिए। यानी विद्यालय का कर्तव्य होता है कि बालकों को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाए और शिष्टाचार के बारे में बताए। तो आते हैं और देखते हैं कि विद्यालय में किस तरह से शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला पॉइंट है छात्र आदर देना सीखे। तो छात्र आदर देना से तात्पर्य यह है कि सभी छात्रों में इस प्रकार की भावना हो कि वह कम से कम आदर का भाव रखें। आदर यानी दूसरे का सम्मान दे। तो सम्मान कैसा होता है? जब कोई कार्य व्यक्ति आपके लिए करता है तो उसको हम धन्यवाद बोलते हैं। तो धन्यवाद इसीलिए बोलते हैं कि शिष्टाचार है, यानी हमने आपके कार्य का सम्मान किया। यानी दूसरों को आदर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यानी दूसरे व्यक्ति का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए धन्यवाद के साथ। अगर हम खेल रहे होते हैं, कोई कार्य को कर रहे होते हैं, किसी कार्य में कोई छात्र सहयोग कर रहा होता है, तो उसको हमें धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, जिससे कि वो विनम्रतापूर्वक हमें विनम्र बनाना सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं के व्यवहार में विचार करें। तो जब हम कोई छात्र कोई चीज़ करता है तो इस बात का तैयार रहना चाहिए कि अपने व्यवहारों के द्वारा स्वयं के दोषों को देखे और स्वयं के दोषों पर विचार करे, तभी वह शिष्ट माना जाता है। यानी उससे कोई त्रुटि हो गई है तो उसको देखे और उस पर क्षमा मांगे और उस त्रुटि को सुधारने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट पॉइंट है काल्पनिक लेखन कराना। तो काल्पनिक लेखन से तात्पर्य यह है कि बच्चों को कहानी दे देनी चाहिए या कुछ लिखने के लिए बोल देना चाहिए, या किसी कहानी को दे दें या किसी चित्र को दे दें। तो चित्र के देने के बाद उससे बोलना चाहिए कि आप कल्पना करिए इसके बारे में। जब वो कल्पना करता है तो ये देखना पड़ता है कि वो किन किन चीज़ों को कल्पना करता है। यानी छात्रों में काल्पनिक रेखा कराने से ऐसे स्थानों और व्यक्तियों के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है जो बहुत बुरे हों और उनके कार्य करने की शैली गलत हो। ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि बालक किस प्रकार से लेखन में अपनी कल्पना को प्रस्तुत करता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करना चाहिए। यानी कल्पना के माध्यम से बताना चाहिए कि इस कल्पना में जो पात्र है वो इतना बुरा है और अलग अलग अनैतिक कार्य करता है, और उसके बारे में उसे अवगत कराना चाहिए। तो छात्र जब इस बात की कल्पना में को कहानी में परिवर्तित करता है तो कहीं ना कहीं शिक्षण पद्धति में शिक्षक उस बातों को देखता है और उस पर विचार करने के लिए कहता है और उसमें परिवर्तन लाने के लिए कहता है कि बुरे कार्यों को कैसे हम अच्छे में परिवर्तित कर सकते हैं, या कल्पना के माध्यम से आप कैसे इसको सही कह सकते हैं। या कुछ बालक कहते हैं कि सर इसमें इसी सुधार हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी सोच की जो स्तर है उसमें बदलाव आएगा। यानी कहानी को कहते समय उसमें जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करने का प्रयास शिक्षक करता है और उसे शिष्ट बनाने की प्रयत्न करता है। नेक्स्ट आते हैं भावनात्मक परिस्थिति का वर्णन। यानी भावनात्मक परिस्थिति को देखकर किसी के मन में किस प्रकार के भाव आते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा होता है, गिर जाता है, तो कोई व्यक्ति कहता है आह, हंसने लगता है, कोई व्यक्ति उसका मखौल उड़ाता है, और कोई व्यक्ति क्या होता है उसके पास जाता है, उसकी हेल्प करता है। यानी भावनात्मक परिस्थिति का वर्णन करना, यानी किसी कहानी को देखकर उसकी भावनाओं को देखना या वर्णन करना। तो इससे छात्र के विषय में पता लग जाता शिक्षक को कि इसका ज्ञान या इसका नैतिक स्तर किस प्रकार का है और उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट है कक्ष
समस्याओं का समाधान। तो कच्छ समस्याओं का समाधान से तात्पर्य यह है कि विद्यालय का आधारभूत मिशन 3R का अध्ययन होता है। पहला आर जो होता है रिस्पेक्ट देना, दूसरा आर होता है याद करना लर्निंग, और तीसरा होता है सहपाठियों के साथ सहयोग की भावना। यानी कि तीनों चीज़ों को वह किस प्रकार से कक्षा में समायोजित कर सकता है, यानी छात्र को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, दूसरे छात्र को किस प्रकार से आदर देना चाहिए, और बदले में उसको किस प्रकार से व्यवहार रूपांतरित होकर उसके पास वापस आ रहे हैं। नेक्स्ट है शिष्ट व्यवहार करना। तो शिष्ट व्यवहार से तात्पर्य है कि बालक को विद्यालय में शिष्ट व्यवहार करना सिखाना चाहिए, और यह शिष्ट व्यवहार विद्यालय तक ही सीमित ना रहकर प्रत्येक स्थान पर प्रयोग में लाना चाहिए। अतः बालक को इस योग बने कि उसके इस प्रत्येक स्थान पर नैतिकता का व्यवहार प्रदर्शित करना समझ में आए। यानी शिक्षक को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उसको दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी नैतिक नियमों और नैतिक व्यवहारों और नैतिक शिक्षा का पाठ उसको पढ़ाते रहना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए कि नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाते समय वह किन किन नियमों के अनुसार किन किन माध्यमों से दूसरों का सम्मान करे, दूसरों को आदर करे। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छे मित्र बनाना। तो इस बात का ध्यान कक्षा में ध्यान से रखना चाहिए कि बालक का मित्र का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मित्र को जो चयन करे उसमें कहीं ना कहीं शिष्टता का समावेश हो। अतः बालकों को अच्छे मैनर्स के साथ अच्छे मित्र बनाने चाहिए, जिससे कि वह प्रत्येक स्तर पर अपनी क्रियाकलापों को लागू कर सके। यानी कि छात्र को ऐसे मित्रों का चयन करना चाहिए जो शिष्ट हों, जो सभी का आदर करते हों, सबका सम्मान करते हों, और विद्यालय परिसर भी उन बच्चों का सम्मान करता हो। यानी सबसे बड़ी चीज़ है नैतिकता में कि नैतिकता का मतलब होता है कि जब हम किसी को नियम का पालन करेंगे, नैतिक नियमों का पालन करेंगे समाज द्वारा बनाए गए, तो कहीं ना कहीं समाज के लोग भी उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं। यानी कि इस एक तरह से देखा जाए तो नैतिकता जो है, शिष्टाचार जो है, वह देन लेन की प्रक्रिया है। हम जिस तरह से किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देते हैं तो उसी एवज में वो व्यक्ति हमको वापस करता है। यानी हम जिस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, सामने वाला व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार हमारे लिए प्रस्तुत करता है। यानी कि शिष्टता के माध्यम से ही हम समाज को एक माला के रूप में पिरो सकते हैं। यानी कि अपने शिष्ट व्यवहार से हम एक अच्छे समाज की नींव डाल सकते हैं। और कहीं ना कहीं नैतिकता हमें इस बात के लिए विवश करती है कि हमें नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, और हमारी संस्कृति भी हमें यही सिखाती है। क्योंकि जो भी पूजा पाठ है, जो भी संस्कृति है, जो भी त्यौहार है, वो कहीं ना कहीं हमें शिष्ट बनना सिखाती है, शिष्टता के साथ किसी कार्य को करना सिखाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो नैतिक शिक्षा का पाठ है वह कहीं ना कहीं विद्यालय से जो एक प्रकार से लोप हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति का या छात्र का नैतिक पतन हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहता। उसके पास लाख डिग्री हो, सब कुछ प्रकार से संपन्न हो, लेकिन अगर शिष्टता का व्यवहार वो किसी से नहीं करता तो उसकी योग्यता किसी काम की नहीं, उसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है। अब यह समझ लीजिए कि नैतिकता का असर कितना बड़ा है। यानी सारी पूंजी एक तरफ है और आपकी नैतिकता की पूंजी एक तरफ है। अर्थात नैतिकता ऐसी पूंजी है जिसको चाह कर भी हम पूर्णतः खर्च नहीं कर सकते, और इसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं इस व्यवहारिक जगत में। इसलिए नैतिक नियमों का पालन करिए और अपने आप को नैतिक बनाइए। हम आशा करते हैं कि आज का जो लेसन है उस बात को आप बखूबी समझे होंगे और अंतर ज्ञान में लाएंगे कि आप नैतिक बने, शिष्ट बने, दूसरों का सम्मान करें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।